2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं और ये वीडियो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को कवर करेगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, उनकी विशेषताओं और उनके परिवेश के बारे में, उनके आवास के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनमें क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, कैसी जगह पे वो रहते हैं और किस तरह से वहाँ पर वो अनुकूलन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कुछ जो जीव हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और उन्हीं में से अगली जो विशेषता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है। टू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या सभी जो सजीव हैं वो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं? यही हमारा है आज का टॉपिक। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस चीज़ के प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। जब कभी कभी आप नंगे पैर कहीं घूम रहे हों और आपका पैर अचानक किसी कांटे पे लग जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? उस टाइम से अचानक से कैसा फील करेंगे? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? और कभी कभी आप अपने मन में ही अपनी फेवरेट फूड के बारे में सोचने लगते हैं कि काश मैं गोलगप्पे खाता या काश मेरे पास गुलाब जामुन आ जाएं। तो कभी कभी जब आप फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं या अपना फेवरेट फूड देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपके मुँह में पानी आ जाता है ना अचानक से कि काश मैं उसको खा लूँ। You suddenly move from a dark place into bright sunlight। और अचानक आप कई बार अंधेरे कमरे में से अचानक से सूर्य की रोशनी में जाएं तो कैसा लगेगा आपको? What happen? क्या होगा? तो आपकी आंखें क्या होंगी? एकदम से खुल नहीं पाती आपको, है ना? एकदम से अचानक रोशनी में जाएंगे तो Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright। तो जब तक आपकी आँखें क्या होंगी? अपने आप ही बंद हो जाएंगी और वो धीरे धीरे उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी कि वो उस लाइट को के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द अबाउ सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो आपका फेवरेट फूड और ये ब्राइट लाइट और जो कांटे हैं, ये आपके जो आसपास के सराउंडिंग है उसमें कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जो कि आपकी जो फीलिंग है उनको चेंज कर रही हैं अचानक से। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस। और हम में से सभी ऐसे कुछ चेंज होते हैं जिनके प्रति अचानक से अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो ऐसे चेंज जो हमारी तरफ होते हैं और हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई, यानी कि उद्दीपक कहलाते हैं। डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो क्या हमारी तरह जो और एनिमल्स हैं वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। तो जब आप किसी एनिमल को फूड सर्व करते हैं, खाना डालते हैं, तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसा बिहेव करता है। डू यू फाइंड दैम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? तो क्या फाइंड करते हैं, क्या पाते हैं कि जब आपने फूड उनको सर्व किया, आपने भोजन दिया उनको, तो अचानक से वो एक्टिव हो जाते हैं? अगर आपके पास कोई कैट या डॉग होगी, आपके पास में पेट एनिमल होगा कोई, तो जब वो जैसे ही आप उसके पास फूड को ले जाएंगी तो अचानक से वो एक्टिव हो जाता है। देखा है ना आपने भी कभी? व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड व्हाट डज इट डू? और कभी कभी आपकी छत पे कोई बर्ड आ जाए, कोई स्पैरो आ जाए, पिजन आ जाए और आप उसकी तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो क्या करता है?
वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम। और जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, उनके ऊपर अगर कभी लाइट मारी जाए अचानक से तो वो क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं वहाँ से। Similarly, cockroaches begin to move to their hiding place if the light in the kitchen is switched on at night। और जब हम रात को कई बार उठते हैं, अंधेरा होता है, तो अचानक से किचन की लाइट ऑन करते हैं तो जो कॉकरोच होते हैं वो अचानक वहाँ से भाग जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज एनिमल टू स्टिमुलाई। तो क्या आप इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स अपने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, क्या वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो कि सूर्योदय के बाद क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। In some plant like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touches them। और जो एक पौधा होता है जिसको कि छुई मुई का पौधा कहते हैं, उसको अगर आप टच करेंगे तो वो अचानक से फोल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है उसकी लीव्स। There are some example of responses of plants towards changes in their surrounding। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जिससे कि आपको पता लगता है कि आपके जो चारों तरफ ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपके टच करने के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं या जो और कुछ चेंजेस होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 4। प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम अ लिटल अवे फ्रॉम ए विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक गमले में एक प्लांट लगाना है और उसको एक ऐसे रूम में रखना है जहाँ से विंडो से सनलाइट आती हो। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर ए डेज। और आपको उसको डेली पानी देना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट। तो क्या जो प्लांट है वो सीधा ग्रो कर रहा है, लाइक प्लांट आउट इन द ओपन। जैसे कि आपने बाहर अगर कहीं प्लांट रखे हुए हैं तो कैसे ग्रो करते हैं, बिल्कुल सीधे ग्रो करते हैं। तो क्या वो प्लांट भी सीधा ग्रो कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। तो जिस दिशा में वो मुड़ रहा है ग्रो करते टाइम, उस डायरेक्शन को आप नोट कीजिए कि कौन से डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपवर्ड राइट। तो ये बिल्कुल सीधा ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि जो जहाँ से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ ये ग्रो कर रहा है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो क्या आप सोचते हैं कि ये किसी उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड दैम। तो सभी के सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, वो अपने चारों तरफ जो चेंज होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं इसी तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्लांट है किधर बैंड हुआ है, जहाँ से विंडो में से सनलाइट आ रही है उधर ये बैंड हुआ है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे अनुक्रिया कर रहा है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी कि सजीव और उनमें उत्सर्जन। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी जीवों को फूड चाहिए, भोजन चाहिए। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। और जितना वो फूड खाते हैं उसका कंप्लीट जो पार्ट होता है वो यूज़ नहीं हो पाता, बल्कि एक कुछ पार्ट ही उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट। तो जो बाकी फूड बचता है उसका क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। तो जो वो बचा हुआ भोजन होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता, वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो। और हमारी जो बॉडी है वो और जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उनमें भी ऐसे कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज एक्सक्रीशन। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर वेस्ट को निकालने का जीवों के द्वारा, ये कहलाता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। डू प्लांट आल्सो एक्सक्रीट। तो क्या जो पौधे हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। हाँ वो करते हैं लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे कि एनिमल्स में दिखाई देता है।
द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट। तो जो प्लांट में इस उत्सर्जन का जो तरीका है वो अलग होता है। सम प्लांट find it possible to store the waste product within their part in a way that they do not harm the plant as a whole। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर हो जाता है और जो दूसरे पार्ट हैं प्लांट के उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है वो सिक्रेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो उत्सर्जन है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है जो सभी सजीव करते हैं, सभी में कॉमन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी सजीव हैं क्या वो सभी के सभी प्रजनन करते हैं, अपनी जैसी संतानों को जन्म देते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन। तो क्या आपने कभी कुछ पक्षियों के नेस्ट देखे हैं, घोंसले देखे हैं, जैसे कि पिजन्स के यानी कि कबूतर के। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दैम। तो जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो घोंसलों में अपने एग देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो उनमें से क्या निकलते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं। देखे भी होंगे, ये देखिए नीचे आपको दिखाया भी हुआ है। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे ही अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो जो ये तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के, प्रोडक्शन के, वो हर एनिमल में अलग अलग हो सकते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को एग्स के थ्रू जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो पौधे भी हैं वो भी प्रजनन करते हैं, लेकिन जैसे कि एनिमल्स में डिफरेंट तरीके होते हैं प्रजनन के, वैसे प्लांट में भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस देयर थ्रू सीड्स। जो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि प्रजनन का कार्य अपने सीड्स के द्वारा करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेशन होता है उनमें और उनसे एक नया प्लांट बनता है। ये देखिए फिगर 9.15 में आपको दिखाया भी हुआ है कि धीरे धीरे सीड से जर्मिनेशन के थ्रू एक नया प्लांट बना हुआ है यहाँ पर। सम प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो सीड के अलावा अपने दूसरे पार्ट से भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो आलू होता है उसकी जो कलिका होती है उससे नया प्लांट ग्रो करता है, उगता है। ये देखिए नीचे आपको दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से जो पोटैटो बर्ड है उससे न्यू प्लांट बनता है। प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कटिंग से रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। तो क्या आप ऐसे प्लांट को खुद ग्रो करना चाहेंगे, खुद करके देखेंगे इस एक्टिविटी को किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हमें दी हुई एक्टिविटी 5, टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज़ और ए मेहंदी प्लांट। तो यहाँ पे आपको या तो एक किसी रोज़ प्लांट की कटिंग लेनी है या मेहंदी के प्लांट की कटिंग लेनी है। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। और इसको आप किसी मिट्टी के अंदर फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए और उसको डेली पानी दीजिए। डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, करके देखिए जरा इस एक्टिविटी को। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग। तो जब हम कटिंग से नया प्लांट उगाते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। लेकिन अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉक टू ए गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू द कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट। तो आपका अगर जो कटिंग है वो ग्रो नहीं हुई है तो आप किसी गार्डनर से भी बात कर सकते हैं इस बारे में किस तरह से उस प्लांट की केयर करेंगे जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जितने भी जीव हैं वो अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाती है।
इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव है, वो मूव करते हैं, गति करते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल की, उसमें से आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। दे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो अपने शरीर की जो मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, उनको शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। डू दे आल्सो मूव, क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर इन सॉइल एंड दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ही अपनी जो जकड़ है वो बनाए रखते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते हैं। However, various substances like water, minerals and the food synthesis by them move from one part of the plant to other. जबकि जो अलग और जो पदार्थ हैं जैसे कि पानी है, खनिज है और जो फूड है, वो इनके मूवमेंट के लिए उन तक पहुंचता है, जिससे कि ये सिंथेसाइज होते हैं। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, तो क्या आपने कोई और तरह की मूवमेंट भी प्लांट्स के अंदर नोट की है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप बंद होते हैं और अपने आप कुछ टाइम बाद खुलते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग देखी होगी आपने। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, तो कुछ ऐसी प्लांट्स के बारे में से फ्लावर्स के बारे में सोचिए जहाँ पर कि फ्लावर या प्लांट के कुछ और पार्ट अपने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, शो करते हैं। वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, तो हमारे आसपास कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, निर्जीव चीज़ें भी हैं जो मूव करती हैं। अ बस, अ कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। जैसे कि हमारे आसपास हम देखते हैं बस मूव करती है, कार मूव करती है, बाइसिकल मूव करती है, या फिर आपका कोई पेपर का पीस होगा उसको भी वो भी मूव कर सकता है। बादल होते हैं वो भी मूव करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास देखने में मिलती है जो कि मूव करती हैं। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द लिविंग बींग्स, तो क्या जो इनकी जो मूवमेंट है वो सजीवों से डिफरेंट होती है, जो उनकी मूवमेंट होती है उनसे क्या अलग होती है ये मूवमेंट। देयर इज़ सच ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग तरह की जीव रहते हैं। बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एज वी हैव डिस्कस, लेकिन सभी में कुछ जो कॉमन विशेषताएं हैं जो कि सभी में पाई जाती हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा। Yet another common characteristic is that living being die, और इनके अलावा एक और विशेषता है जो सभी सजीवों में देखने को मिलती है कि सभी जो जीव हैं वो मरते हैं, डाई करते हैं, मतलब कि लास्ट में मर जाते हैं। Because organisms die, particular type of organisms can survive over thousands of years and if they produce their own kind, तो क्योंकि जो सजीव होते हैं वो मर जाते हैं तो वो हजारों सालों के बाद तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब वो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing, but the type of organism can exist if there is reproduction. एक जो अकेला जीव है वो बिना रिप्रोडक्शन के भी मर सकता है, लेकिन वो उस टाइप की प्रजाति तभी एग्जिस्ट करेगी तब उसके जैसी और संतानें उत्पन्न होंगी, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन क्रिया होगी। We see that all living things seem to have some common characteristic. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो हमने यहाँ देखा कि जो सभी सजीव हैं उनमें कुछ विशेषताएं कॉमन हैं, जैसे कि उनको सबको भोजन की आवश्यकता होती है, वे सभी श्वसन क्रिया करते हैं, उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, मोमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। डू यू फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या हम यहाँ ये पाते हैं कि कुछ ऐसे निर्जीव भी चीज़ें हैं जो कि इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक को, विशेषताओं को शो करते हैं। कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड वाटर इन द रिवर मूव,
तो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कार है, बाइसिकल है, क्लॉक है, और यहाँ की तक की जो नदी का पानी है वो भी मूव करता है। द मून मूव्स इन द स्काई, और साथ ही साथ जो हम चंद्रमा देखते हैं स्काई में वो भी मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और हमारी आंखों के सामने ही जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनका साइज भी बढ़ता घटता रहता है। कैन सच थिंग इज विद गॉड लिविंग, तो क्या ऐसी चीज़ों को भी हम सजीव कह सकते हैं? वी आस्क आवरसेल्फ, डू दिस ऑब्जेक्ट शो also show all the other characteristic of living things, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये सभी और जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको भी शो करती हैं? इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, while नॉन लिविंग थिंग्स may not show all these characteristic at the same time। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव जो जीव हैं जिनमें जान होती है उनमें जो हमने ऊपर डिस्कस की सभी विशेषताएं होती हैं, जबकि जो निर्जीव होते हैं चीज़ें उनके अंदर एक समय पे सारी की सारी विशेषताएं नहीं होती हैं। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू, तो क्या ये ऐसा हमेशा ट्रू होता है, सही होता है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस, तो क्या हम हमेशा ये पाते हैं कि जितनी भी हमने विशेषताएं डिस्कस की हैं वो सभी लिविंग थिंग्स शो करती हैं हमेशा ही? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक एंड नेवर ऑल ऑफ देम, या हम यहाँ ये पाते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से कुछ तो विशेषताएं वो शो करती हैं या उनमें से कोई भी विशेषताएं शो नहीं करती? टू अंडरस्टैंड दैट ए लिटिल बेटर लेट अस look at a specific example. Consider any seed, say मूंग, is it living? तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे और अच्छे समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है कि कोई भी बीज लेने हैं, जैसे कि मूंग ले सकते हैं, तो क्या ये लिविंग है, क्या ये सजीव है? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristic of life। तो काफ़ी टाइम तक ये किसी स्टोर में पड़ा रहता है, किसी शॉप में पड़ा रहता है, या आपके घर में भी पड़ा रहता है, तो क्या वो ग्रो करता है? However, we bring the same seed and plant it in the soil, water it and it turn into a whole plant। और जबकि अगर हम इसको सीड को मिट्टी में डाल दें किसी प्लांट के अंदर और पानी देना शुरू कर दें तो ये पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। Did the seed not need food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? तो क्या जब ये जो बीज था, मूंग थे, जब किसी शॉप में पड़े थे या हमारे घर में पड़े थे, तो क्या इनको भोजन की आवश्यकता थी? क्या ये उत्सर्जन की क्रिया कर रहे थे, या ये ग्रो कर रहा था, क्या ये बढ़ रहा था, या इनमें प्रजनन हो रहा था? इतने महीनों से भी पड़ा था तो ऐसी क्रिया कोई नहीं हो रही थी इसके अंदर। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें हम आसानी से ये बता नहीं सकते कि किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर ये सभी विशेषताएं हैं या नहीं हैं। What then is life? तो फिर जीवन है क्या, क्या है ये जीवन आखिर? Push your hand deep inside a sack of wheat। अपने हाथ को एक गेहूं की बोरी के अंदर डालिए, गेहूं से भरी बोरी के अंदर डालिए। डू यू फाइंड आउट इट इज़ वार्म इनसाइड? तो क्या आप फील करते हैं कि जो आपने हाथ डाला उस बोरी के अंदर तो वहाँ कुछ गर्म होगा? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। तो आप पाएंगे कि वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है जहाँ पर गेहूँ भरे हुए हैं। द सीड रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो श्वसन क्रिया कर रही हैं जिससे कि हीट निकल रही है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट विल टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी एक्टिव। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई और लाइफ प्रोसेस नहीं चल रही यहाँ पर, तब भी क्या है, उन गेहूँ के बीजों में रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल आसान काम नहीं है कि लाइफ है क्या, जीवन है क्या।
However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो हम जो अपने आसपास जो इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं जीवों में, उन सबको देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल है, जीवन है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है और इसका हमें आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको चैनल पे ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अभी हमारी अक्टूबर से ही लाइव क्लास शुरू होने वाली है, जिनमें हमने जो भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं उन सभी के क्विज स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता लग पाए कि कितने बच्चे लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्विज प्रिपेयर किया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!